गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने वाक्य पढ़ा था, रचना के आधार पर वाक्य भेद, और वाक्य से वाच्य का बड़ी गहरा संबंध है। वाक्य अलग अलग जो हमारी भाषाई अभिव्यक्ति होती है, अपने अभिव्यक्ति के दौरान हम कभी कभी कर्ता पर जोर देते हैं, यानी काम को जो कर रहा है उसे हाईलाइट करते हैं। कई बार करने वाले को हाईलाइट नहीं करके वो जो काम हो रहा होता है, कई बार उसे प्रायोरिटी दी जाती है और उसको हाईलाइट की जाती है। कई बार दोनों हाईलाइट नहीं होते हैं, वो जो तरीका होता है करने का वो हाईलाइट होता है। इस आधार पे वाच्य भाषा अभिव्यक्ति का एक तरह से अलग अलग रूप कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया, वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन, नंबर और जेंडर जिसके अनुसार हो, उस आधार पे वाच्य की अभिव्यक्ति बदल जाती है। आज वाच्य ही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कोई बात अगर हम कहें, अगर मैं यही कहूँ कि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर जो पढ़ाना क्रिया है या पढ़ना क्रिया है, इसका नंबर और जेंडर मैं के साथ हुआ। मैं क्या है इस वाक्य में? मैं करता है, और वो चूँकि पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ, ताहू है यानी पुल्लिंग है, तो इसका जेंडर पुल्लिंग है और एक वचन है। तो मैं एक वचन है और ये पुल्लिंग है, तो क्रिया भी उसका एक वचन यूज होती है, पढ़ाता हूँ, और जेंडर उसका पुल्लिंग है, ताहू है। अगर ये मैं के साथ मैं पढ़ाती हूँ रहे तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, और वहाँ पे मैं, यहाँ अगर नाम यूज करके कह लें राम पढ़ता है या राम पढ़ाता है, तो राम क्या है? संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है, तो क्रिया भी क्या हुई? एक वचन और पुल्लिंग इस्तेमाल। तो इसमें राम पढ़ता है में क्या है कि पढ़ना क्रिया का वचन और लिंग राम के अनुसार हुआ। राम वाक्य में करता है, तो जब वाक्य में ऐसी स्थिति आए कि क्रिया का नंबर और जेंडर कर्ता के अनुसार हो, तो वाच्य की एक स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है, अगर कह दे कि राम किताब पढ़ता है, तो किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है, तो राम करता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ना जो क्रिया है उसका नंबर और जेंडर राम के अनुसार नहीं, किताब के अनुसार होती है। किताब यहाँ पे कर्म है, तो एक स्थिति ये भी हो सकती है। आइए उस पर ही आज बात करेंगे हम लोग, वाच्य के अलग अलग स्थितियों पे। सबसे पहले वाच्य की परिभाषा पर हम लोग ध्यान डाल लें। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो, या पता चले कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहेंगे। यानी ये क्लियर हो गया कि वाच्य की स्थिति क्रिया के अलग अलग रूपांतर या बदलाव के आधार पर, अगर क्रिया का नंबर और जेंडर वाक्य में कर्ता के अनुसार है, तो वाच्य की एक पहली स्थिति ये हो जाएगी। कर्ता के अनुसार नहीं होगा और उस क्रिया का वाच्य नंबर और जेंडर कर्म के अनुसार हो, उस वाक्य में अगर कर्म हो और उसके अनुसार हो, तो क्रिया का एक रूपांतर ये हो सकता है। कई बार ऐसी भी स्थिति होती कि क्रिया का नंबर जेंडर ना तो कर्ता के अनुसार होता है ना कर्म के अनुसार, बल्कि वो इन दोनों से अलग, उसमें जो भाव है, जो काम होने का भाव है, उसके अनुसार होता है। तो तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है। तो वाच्य की ये तीन स्थितियां हैं जिसे हम वाच्य के भेद भी कह सकते हैं। वाच्य के ये तीन भेद हैं। कर्तृवाच्य, अंग्रेजी में इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अंग्रेजी में दो ही वॉइस पे बात होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन हिंदी में तीन पर बात होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस, जिसे हिंदी में भाववाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्या होता है कि क्रिया का नंबर और जेंडर, उसका वचन और लिंग
कर्ता के अनुसार होता है। दो उदाहरण देख लीजिए। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर मैं क्या है, कर्ता है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो मैं यहाँ पर एक वचन है और पुल्लिंग है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। दूसरा एक स्थिति, यहाँ पर पढ़ना देखिए क्या है, क्रिया के दो रूप होते हैं, एक होते हैं ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो कर्तृवाच्य जो होगा वहाँ पर क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन क्रिया का नंबर और जेंडर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। यानी क्रिया का जो लिंग और वचन होगा कर्ता के अनुसार होगा। वाक्य में जो कर्ता होगा उसका जो लिंग और वचन होगा, क्रिया का लिंग और वचन वाक्य में उसके अनुसार ही रहेगा। अगर क्रिया कर्ता अगर एक वचन और पुल्लिंग है तो क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग होगी। कर्ता अगर स्त्रीलिंग है और एक वचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग और एक वचन होगी। कर्ता यदि बहुवचन और पुल्लिंग है तो क्रिया भी बहुवचन और पुल्लिंग हो। जैसे मैं पढ़ता हूँ की जगह पर अगर कर दे कि हम लोग, तो हम लोग के साथ तुरंत हो जाएगा हम लोग पढ़ता है नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। या अगर कह दे कि सीता पढ़ती है तो सीता तुरंत स्त्रीलिंग हुई तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी तरह से अगर क्रिया, यहाँ पर क्रिया क्या है, अकर्मक है, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो वहाँ पर क्रिया अकर्मक होती है। यानी जिस वाक्य में कोई कर्म होता ना दिखाई दे, कोई कर्म ना हो, तो वहाँ पर क्रिया अकर्मक होती है। लेकिन जिस वाक्य में कर्म शामिल हो वहाँ पर क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक का साथ ही हो गया कि कर्म के साथ विद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब मैं किताब पढ़ता हूँ, आप नीचे क्लास में पढ़े हैं कर्म को कैसे पहचानेंगे, वाक्य में कर्म कहाँ है या कर्ता क्या है। फिर भी यहाँ इन शॉर्ट आपको बता दें कि वाक्य में क्रिया के साथ क्या और किसको जोड़ें, क्या और किसको करके सवाल करें और उसका जवाब वाक्य के अंदर से ही निकल के आ जाए, तो जो वर्ड आए उसके जवाब के आंसर में वो उस वाक्य में कर्म की स्थिति में होगा। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पर क्रिया है पढ़ता हूँ। अगर हम सवाल करें कि क्या पढ़ता हूँ तो आंसर आ रहा है किताब, यानी इस वाक्य में किताब क्या है, कर्म की स्थिति में कर्म है। यानी हम कह सकते हैं मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ क्या है, सकर्मक क्रिया है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ क्या है, अकर्मक क्रिया। एक ही क्रिया अपने प्रयोग के अनुसार कभी सकर्मक और कभी अकर्मक हो सकती है। वाक्य में उसकी स्थिति कैसी है इसके आधार पर ही हम तय करेंगे कि वहाँ पर उस वाक्य में क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। तो आप देखिए, पढ़ता हूँ क्या, तो मैं पढ़ता हूँ जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरा जो वाक्य है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ क्या, किताब। तो जब क्या और किसको करके सवाल करें, दोनों में से किसी एक का भी जवाब उस वाक्य से निकल के आ जाए तो वहाँ पर क्रिया सकर्मक होगी। तो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन क्रिया का नंबर और जेंडर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, कर्ता के अनुसार होगा। दूसरी जो स्थिति होगी वो है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया का जो रूप होगा, यानी जो रूपांतर होगा, वो कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार होगा। उसी उदाहरण का बदला हुआ रूप यहाँ देखें, दो तरीका हो सकता है। किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है अगर हम कहें तो भी, और मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है तो भी। यहाँ पर देखिए ऊपर में था मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी मैं क्या था, पुल्लिंग था और एक वचन था, इसलिए पढ़ता हूँ था। लेकिन कर्मवाच्य में क्या होता है, क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार, यानी कर्म का जो नंबर और जेंडर रहेगा वही क्रिया का होगा। ऐसी स्थिति रहे तो हम उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ पर कौन पढ़ रहा है इस पर ध्यान नहीं है, उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है कि क्या भाई पढ़ा किया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये है किताब पढ़ी जा रही है या जो भी, या अखबार पढ़ा जा रहा है। चूँकि किताब स्त्रीलिंग है और एक वचन, इसलिए यहाँ पर देखिए क्रिया भी क्या हो जाती है, स्त्रीलिंग होती है। किताब पढ़ा जाता है नहीं, किताब पढ़ी जाती है, क्योंकि किताब स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन ही है। अगर ये रहता किताब की जगह रहता किताबें तो हो जाता है जाति है की जगह पे हो जाता है पे बिंदु लग जाता है और उसका बहुवचन रूप बन जाता है। दूसरा, ये दो तरीक़े से भी आप लिखें। आप अंग्रेजी वाले तरीके से
ऑब्जेक्ट से वाक्य को स्टार्ट करें, या अगर ऑब्जेक्ट बीच में रहा है तो मैं का रूप बदल जाएगा, और उसके साथ आमतौर पे कर्मवाच्य द्वारा लग करके बनता है, कई जगह से भी लग के बनता है, लेकिन मोस्टली द्वारा लग के बनता है। तीसरी स्थिति होती है भाववाच्य की। भाववाच्य में क्रिया का नंबर और जेंडर किसी से मैच नहीं करता है, और ऐसा वाक्य जनरली जो करता रहता है उसके साथ से लग करके वाक्य शुरू होता है। तो वाच्य के यही मुख्य 3 भेद हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आगे के स्लाइड में हम लोग बात करते हैं एक एक पर विस्तार से। तो सबसे पहले हम लोग कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस पे बात करते हैं। इसकी परिभाषा के लिए हम कह सकते हैं कि क्रिया के उस रूपांतर को, रूपांतर का अर्थ होता है बदलाव, उसमें जो चेंजेज होते हैं, क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। मैंने पहले ही कहा था कि वाक्य में जब क्रिया का नंबर और जेंडर यानी क्रिया का वचन और लिंग उस वाक्य के कर्ता के अनुसार हो, यानी उस वाक्य में कर्ता अगर पुल्लिंग और एक वचन है और उस वाक्य की क्रिया भी क्या होगी, एक वचन और पुल्लिंग होगी, तो हम उसे कर्तृवाच्य कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। तो ये डेफिनेशन के लिए आप याद रखने के लिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। यानी कर्ता प्रधान जो क्रिया हो जहाँ वो कर्तृवाच्य है, कर्म प्रधान हो तो वो कर्मवाच्य है, और भाव प्रधान हो तो भाववाच्य है। ये सहज वन लाइनर हो सकता है, एक लाइन में आप ऐसी परिभाषा आप ध्यान में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए रमेश केला खाता है। अब रमेश चूँकि लड़के का नाम है, हम लोग चूँकि हिंदी भाषी है आसानी से चीज़ों को समझ रहे हैं। रमेश अकेला है, कोई एक व्यक्ति है और उसका नाम रमेश है, संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में है। तो रमेश अकेले है इसलिए क्रिया का भी एक वचन इस्तेमाल हो रहा है, खाता है। अगर रमेश के जगह पर रमा हो जाती या रजनी हो जाती तो हो जाता तुरंत कि खाती है, रजनी केला खाती है, या रजनी किताब पढ़ती है, या रजनी गाना गाती है। दूसरा, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। दोनों स्थितियों में आपने देखा, या हम सिर्फ कह दें कि दिनेश पढ़ता है, उसमें से पुस्तक हटा दें। इन दोनों में क्या है, क्रिया एक में पढ़ता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है में क्रिया क्या है, पढ़ना, और दूसरा में है खाना। चूँकि दोनों का जो कर्ता है वो क्या है, पुल्लिंग और एक वचन है, इसलिए इसकी क्रिया का जो रूप है वो खाता है और पढ़ता है यूज हुआ। अगर दोनों के जगह हम कुछ और यूज कर दें, रमेश के जगह हम यूज कर दें रमा, और दिनेश के जगह यूज कर दें दिव्या, तो तुरंत हो जाता है दिव्या पुस्तक पढ़ती है और रमा केला खाती। चूँकि रमा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो इससे बदल जाता है। अगर रमेश और दिनेश दोनों को एक साथ जोड़ दें तो 1 से 2 हो गए, पुल्लिंग ही है, तो तुरंत खाता है की जगह हो जाएंगे खाते हैं, या रमेश और दिनेश पुस्तक पढ़ते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि जिस वाक्य में क्रिया का नंबर और जेंडर कर्ता के अनुसार हो, यानी जिस वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। इस तरह से उक्त वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उन्हीं के लिए खाता है तथा पढ़ता है क्रियाओं का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य। तो ये कर्तृवाच्य आमतौर पे सबसे अधिक हम लोग एक्टिव वॉइस में ही कोई बात अपनी कहते हैं तो सबसे अधिक इसी का इस्तेमाल होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। और दूसरा जो भेद है वो है कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्रिया हमेशा क्या होती है, वो सकर्मक ही होती है। जब क्रिया सकर्मक होगी यानी उसमें कर्म होगी तभी तो उस कर्म के अनुसार क्रिया का रूप होगा। यानी ये निश्चित है कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो क्रिया होगी वो सकर्मक ही होगी। ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल होगा उसी सेंटेंस
का पैसिव वॉइस हो सकता है। यानी क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी उस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का नंबर और जेंडर हो। क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, यहाँ पर कविता चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन में है इसलिए कविताएं लिखी गई। रोगी को दवा दी गई डॉक्टर के द्वारा, हिडन है, डॉक्टर ही देगा ना दवा, ये जो भी। अब क्या दी गई? दवा। किसको दी गई? रोगी को। दोनों का जवाब मिल रहा है रोगी, तो रोगी यहाँ पर क्या है वाक्य में? कर्म है। उससे पुस्तक पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई? पुस्तक, यानी पुस्तक यहाँ पर कर्म है। उक्त वाक्यों में कर्म प्रधान है तथा उन्हीं के लिए लिखी गई, दी गई तथा पढ़ी गई क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ कर्मवाच्य। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई। आप देखिए कर्म यहाँ पर स्त्रीलिंग है, दवा स्त्रीलिंग शब्द है, कविता स्त्रीलिंग शब्द है और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर सब जगह स्त्रीलिंग है। क्रिया, हर क्रिया स्त्रीलिंग है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है। हाँ, निषेध के अर्थ में लिखा जा सकता है, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। तीसरा वाच्य की स्थिति देखते हैं हम लोग। तीसरा वाच्य है इम्पर्सनल वॉइस यानी भाववाच्य। तो भाववाच्य हम कहेंगे क्रिया के उस रूपांतर को जहाँ पर क्रिया न कर्म प्रधान हो न कर्ता प्रधान हो, यानी उसमें जो कार्य घटित हो, जो भाव हो उस वाक्य का, उसके अनुसार क्रिया का नंबर और जेंडर। या ये भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। यहाँ पर देखिए कर्ता प्रधान नहीं है ना कर्म है, बल्कि जो क्रियाएं हैं महत्व वो है। टहलना महत्व है, टहलना वर्ब है, लेकिन यह प्रायोरिटी कौन है उस पर नहीं, वो टहलना जो क्रिया है, जो कार्य हो रहा है वो महत्वपूर्ण। उठा नहीं जा रहा, उठना क्रिया है, वो क्रिया ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जहाँ पर चलना महत्वपूर्ण है और इसे चला नहीं जा रहा है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि भाववाच्य में न कर्ता महत्वपूर्ण होते हैं न कर्म। इन दोनों को हाईलाइट नहीं करके जो कार्य हो रहा है उसे महत्व दिया जाता है। कौन कर रहा है और किस पर प्रभाव पड़ रहा है इसको महत्व न दे करके हो क्या रहा है इस पे जब हम इसे महत्व देने लगते हैं, उसे रेखांकित करते हैं, तो वहाँ पर भाववाच्य कहलाता है। यहाँ पर जहाँ पर क्रिया ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक रहेगी और भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक रहेगी। या हम ये भी कह सकते हैं मोस्टली जो आमतौर पर क्रिया जिसका जो रूप होता है वो इस्तेमाल होता है एक्टिव वॉइस में। आमतौर पर क्रिया एक्टिव वॉइस में होती है, तो जब क्रिया सकर्मक रहेगी तो एक्टिव वॉइस से हम उसका पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं, और क्रिया अकर्मक रहेगी तो एक्टिव वॉइस से हम उसको इम्पर्सनल वॉइस में चेंज कर सकते हैं। यानी कोई वाच्य भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदल सकता है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में भी बदल सकता है और भाववाच्य में भी। अगर वह क्रिया सकर्मक है तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेगा, अगर किसी वाक्य का क्रिया अकर्मक है तो कर्तृवाच्य से वो भाववाच्य में बदलेगा। जैसे मैं नहीं लिखता, एक वाक्य है मैं नहीं लिखता, तो हम बना सकते हैं कि मुझसे नहीं लिखा जा सकता है। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, अगर वाक्य रहे तो पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा जाता है, ये हो जाएगा कर्मवाच्य।
तो आज के लिए इतना ही। आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें से आप कितना समझे, इसके लिए ज़रूरी है कि एज अ होमवर्क आप वाच्य की परिभाषा और उसके भेद उदाहरण सहित लिखेंगे। यानी वाच्य की परिभाषा लिख लेंगे और उसके भेदों के नाम और एक एक उदाहरण लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आगे कल हम लोग वाच्य परिवर्तन पर बात करेंगे। धन्यवाद।